हेलो गाइस। अभी हम सीखने जा रहे हैं कि किसी स्ट्रिंग में जो टेंशन होता है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो लेट्स से कोई हमारे पास एक स्ट्रिंग है, आपको सामने दिखाई दे रहा है। इसके नीचे कोई ऑब्जेक्ट वगैरह अटैच नहीं है, एक नॉर्मल धागा है। तो स्ट्रिंग इज समथिंग, आप धागा कह सकते हैं। आप इसे एक, कभी ये एज अ रॉड इस्तेमाल हो सकता है, कभी एज अ पाइप इस्तेमाल हो सकता है। फिलहाल अभी आप इसको समझिए जस्ट लाइक जो धागा होता है वैसा कुछ, एक रोप के तौर पे भी कभी इस्तेमाल हो सकता है। तो अलग अलग वर्ड्स होंगे क्वेश्चन में, बट प्रिसाइसली जो कंसेप्ट होगा वो हर जगह एग्जैक्टली सेम होगा। ठीक है, बस वर्ड्स अलग अलग हो सकते हैं बट कंसेप्ट हर जगह आपको सेम होगा। तो अगर सिंपली हमारे पास एक धागा है अगर ऐसा, और इसके नीचे कोई ऑब्जेक्ट अटैच नहीं, तो आप देखिएगा कि वो बड़ा ढीला सा होता है, कोई उसमें कोई कुछ टेंशन नहीं होती, कुछ टाइट नहीं होता, बड़ा ढीला ढीला सा होता है। लेकिन वही अगर इसी ऑब्जेक्ट के नीचे में अगर हम एक इसी स्ट्रिंग के नीचे अगर हम एक ऑब्जेक्ट अटैच कर दें, तो फिर क्या होता है कि आपको दिखेगा कि ये टाइट हो गया। ठीक है, ये सेम स्ट्रिंग था, अब ये कुछ ऐसा हो गया। क्यों? क्योंकि इसके नीचे में एक मास हमने अटैच कर दिया। सो इट गेट्स टॉट। ठीक है, तो हमेशा आपको ऐसा दिखेगा ये एकदम टाइट हो जाएगा, और ये ऊपर से एंड जो है ऑब्वियसली ये फिक्स्ड है। तो इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह सिंपल है कि जब इसके नीचे हम एक वेट अटैच कर देते हैं, तो मान लीजिए इसके दो, एक मॉलिक्यूल था, उसका लेंथ इतना था। ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल लेंथ था। अभी इसको नीचे से हमने क्या किया, हमने वेट अटैच कर दिया, तो ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, थोड़ा सा एक्सटेंड कर जाएगा। तो ये लेंथ जो है मान के चलिए थोड़ा एक्सटेंड होकर के इतनी हो गई। ये बस आपको एक समझाने का एक तरीका है। तो बेसिकली क्या हुआ कि हर एक पार्टिकल जो इसमें थे वो थोड़ा एक्सटेंड हो गया। अब जब भी कोई चीज़ एक्सटेंड हो जाती है तो एक बेसिक बिहेवियर है, नेचर है, कि दुनिया का हर एक ऑब्जेक्ट चाहता है कि वो अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में मेंटेन रहे। ठीक है, हर एक चीज़ चाहेगी हमेशा दुनिया की कि वो ओरिजिनल शेप एंड साइज मेंटेन रखे। तो ये स्ट्रिंग भी जो थोड़ा एक्सटेंड कर गई, ये जैसे मान लीजिए इसका लेंथ यहाँ तक था, तो इस लेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग ये थोड़ा लेंथ इसका एक्सटेंड कर गया। ये एक सिंपल डायग्राम है आपको समझाने के लिए कि हर एक मॉलिक्यूल मान के चलिए थोड़ा एक्सटेंड कर गया, तो ये लेंथ थोड़ा नीचे ज़्यादा आ गई। अब चूंकि ये थोड़ा एक्सटेंड कर गया, तो ये क्या चाहता है, ये चाहता है कि अपना ये ओरिजिनल शेप एंड साइज रिगेन कर सके। इसी नेचर की वजह से क्या होता है कि इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन क्रिएट हो जाती है। बेसिकली एक फोर्स क्रिएट हो जाती है, जो फोर्स क्या चाहती है कि ये स्ट्रिंग अपना नेचुरल लेंथ मेंटेन कर सके। तो फोर्स क्या चाहेगी, वो फोर्स इस ब्लॉक पर क्या चाहेगी, इस ब्लॉक को ऊपर खींचना चाहेगी, ताकि ये अपना नेचुरल लेंथ मेंटेन कर सके। तो फोर्स किधर लगेगी, ऐसा, इस एरो के डायरेक्शन में ऊपर की तरफ। या फिर सेम वही फोर्स ये भी सोच सकती है ना कि ये ऊपर जो फिक्स्ड एंड है, इस फिक्स्ड एंड को हम नीचे कर सकें। क्योंकि दोनों ही केस में क्या होगा, दोनों ही केस में ये स्ट्रिंग अपने वापस से नेचुरल लेंथ को अचीव कर पाएगी। तो ये ऊपर भी थोड़ा जाना चाह सकता है, या इस बड़े से ये जो भी ऊपर रूफ है, सीलिंग है, उसको नीचे खींचने की इसके अंदर टेंडेंसी क्रिएट हो जाएगी। तो यही जो टेंडेंसी है, ये जो फोर्स है, इसे हम कहते हैं टेंशन। ठीक है, सो टेंशन इज नथिंग न्यू, इट्स जस्ट अनदर फोर्स। अब तक हम जो फोर्स पढ़ते हैं डिफरेंट टॉपिक्स में, ये वही सेम फोर्स है टेंशन, जिसको हम अक्सर टी से डिनोट करेंगे। तो हो क्या रहा है कि किसी नॉर्मल से स्ट्रिंग में, धागे में, स्ट्रिंग कहेंगे, रोप कहेंगे, कभी रॉड होगा, इसके नीचे जैसे ही हमने एक ऑब्जेक्ट अटैच किया, तो ये थोड़ा टॉट हो गया। बेसिकली इसके अंदर टेंशन क्रिएट हो गया। क्यों टेंशन क्रिएट हो गया? क्योंकि ये थोड़ा एक्सटेंड हो गया। अब ये क्या चाहता है, अपने नेचुरल लेंथ गेन करना चाहता है। अब जो स्टैंडर्ड पैरामीटर्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, जो जिस पर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, बेसिकली न्यूटन्स लॉ का, वो कुछ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। पहला तो कि आपको किसी भी सवाल में अगर कुछ नहीं कह रहा है, अनलेस की कुछ एक्स्ट्रा मेंशन नहीं है, तो आपको मान के चलना है ये जो स्ट्रिंग दिया हुआ है दिस इज मासलेस। ठीक है, फिर आपको ये भी मान के चलना है कि दिस इज ऑल्सो फ्रिक्शनलेस। जब तक कि कुछ नहीं कहेंगे आप मान के चलिए दिस इज ऑल्सो फ्रिक्शनलेस। फिर नेक्स्ट जो रूल आपको फॉलो करना है वो ये कि दो की रीज़न ये होता है कि इसका लेंथ थोड़ा एक्सटेंड कर जाता है, इसलिए ये अपने लेंथ को छोटा करना चाहता है, तो इसमें टेंशन क्रिएट होती है। बट हम हमेशा मान के चलेंगे
कि कोई भी स्ट्रिंग जो है, जो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उस टाइम मान के चलेंगे वो इनएक्सटेंसिबल है, यानी कि उसकी लेंथ चेंज नहीं हो रही है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अप्लाई करेंगे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने के टाइम पे। तो कोई भी स्ट्रिंग हम मान के चलेंगे दैट इज इनएक्सटेंसिबल। ठीक है। उसके बाद जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, किसी भी स्ट्रिंग में, किसी भी स्ट्रिंग में हर जगह जो टेंशन होगी दैट विल बी यूनिफॉर्म। तो टेंशन इज यूनिफॉर्म। टेंशन यानी कि वो फोर्स जिससे ये अपने आप को छोटा करना चाह रहा है। तो अगर यहाँ पर टेंशन टी है तो यहाँ पर भी टेंशन टी है, यहाँ पर भी टेंशन टी है, यहाँ पर भी टेंशन टी है। मतलब अनलेस कि कुछ आपको यहाँ से एक्सप्लिसिटली एक नया कुछ सिचुएशन नहीं बनाएगा जो कि हम आगे पढ़ेंगे, आपको हमेशा मानना है कि टेंशन हर जगह यूनिफॉर्म है। और अगेन एक लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये कि टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। मैं टी लिख रहा हूं। टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट आपका क्या है, मास m यहाँ पर है, तो टेंशन देखिए इससे दूर काम कर रहा है। टेंशन कभी भी ऑब्जेक्ट के टुवर्ड्स काम नहीं करेगा। यहाँ पर अगर एक फ्लोर, वो पूरी सीलिंग अगर एक ऑब्जेक्ट है, देखिए टेंशन यहाँ भी इससे दूर काम कर रहा है। तो कभी लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि यार एक ही स्ट्रिंग है, लेकिन एक स्ट्रिंग में टेंशन के दो डायरेक्शन कैसे हो गए, एक तरफ से इधर से हो गया, एक तरफ से इधर से हो गया। तो समझिए इस चीज़ को, टेंशन का दो डायरेक्शन नहीं हो रहा। बेसिकली टेंशन एक टेंडेंसी है जिससे स्ट्रिंग अपने आप को छोटा करना चाहता है। तो छोटा तो स्ट्रिंग अपने आप को दोनों एंड से कर सकता है ना। ठीक है। अगर हम एक फिगर यहाँ पर देखें, ये दो ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक ए, ब्लॉक बी। इन दोनों ब्लॉक के बीच में एक वायर अटैच्ड है। ठीक है। इस ब्लॉक बी पर हम इस साइड से एक फोर्स लगा रहे हैं एफ, यानी कि इस ब्लॉक बी को हम राइट हैंड साइड शिफ्ट करना चाह रहे हैं। अब क्या होता है, आप नॉर्मल सोचो, ये ब्लॉक बी जिस ऑब्जेक्ट ब्लॉक ए के साथ अटैच्ड है, ये ब्लॉक बी ब्लॉक ए को भी अपने साथ खींचने की कोशिश करेगा। तो क्या होगा, इस स्ट्रिंग में एक टेंशन क्रिएट हो जाएगा। अगर ये फोर्स हम नहीं लगाएं, जस्ट छोड़ दें, तो ये स्ट्रिंग कैसा रहेगा, ये स्ट्रिंग ऐसी रहेगी, इसको फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे हम एक एंड से इस पर फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, ये स्ट्रिंग ऐसी हो जाएगी, इसके अंदर टेंशन क्रिएट हो जाएगा। अब जैसे इसके अंदर टेंशन क्रिएट होगा जो कि बी ए को अपनी तरफ खींचना चाह रहा है, तो ये टेंशन का अगेन लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि ये स्ट्रिंग चाहेगा अपने आप को रिलैक्स करना। यानी कि अगर इसको थोड़ा एक्सटेंड करने की कोशिश की जा रही है तो ये अपने आप को रिलैक्स करना चाहेगा। कैसे रिलैक्स करेगा, ये चाहेगा कि बी पर फोर्स ऐसा लगना चाहिए ताकि बी आगे ज़्यादा नहीं जाए, ताकि ये अपने आप को छोटा रखे। और ए को कैसा फोर्स लगाएगा, ए को ये फोर्स लगाएगा कुछ इस तरीके से। तो बेसिकली टेंशन किसी जो स्ट्रिंग है उस पर अप्लाई नहीं हो रहा, टेंशन अप्लाई हो रहा है इस ब्लॉक के ऊपर, टेंशन अप्लाई हो रहा है इस ब्लॉक के ऊपर। तो यही चीज़ एक इंपॉर्टेंट है जो ध्यान में रखनी है कि टेंशन जो स्ट्रिंग क्रिएट करती है वो एक ब्लॉक के ऊपर अप्लाई करती है ताकि उस ब्लॉक को वो अपने तरफ खींच पाए। तो हमेशा टेंशन जो एक्ट होता है दैट ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। तो ये 5 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इन्हें आपको जहन में रखना है। बाकी फिर सारे सवाल जहाँ पर भी टेंशन इस्तेमाल होगा वो सारे न्यूमेरिकल्स ईजी अप्लाई हो जाएंगे। तो टेंशन ए इस साइड लग रहा है, बी पर टेंशन इस साइड लग रहा है। बाकी अभी हम न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करते हैं, अपने आप आपको सारी चीज़ क्लियरली दिखाई देगा। तो हमारा सिचुएशन यहाँ पर ये है कि एक स्ट्रिंग आपको दी हुई है, सामने मास एम है, आपको दिख रही है स्ट्रिंग टाइट है इस मास की वजह से। तो इस स्ट्रिंग में टेंशन जो आ रहा है वो क्यों आ रहा है, प्रीटी सिंपल। ये मास m जो है ये अपने वेट की वजह से नीचे जाना चाहेगा। तो इस मास m के ऊपर फोर्स क्या लग रहा है, ग्रेविटी की वजह से फोर्स लग रहा है mg। अब आपको दिख रहा है कि ये जो मास है ये नीचे नहीं जा रहा ना, ये एटलीस्ट अभी किस सिचुएशन पे है, ये इक्विलिब्रियम के सिचुएशन पे है। तो अगर ये इक्विलिब्रियम की सिचुएशन पे है तो यानी कि इस केस में इस पर नेट फोर्स क्या लग रही है, इस मास पे जीरो लग रही है। तो आखिर वो कौन सी फोर्स है जो इस को वेट बैलेंस करके दे रहा है, तो प्रीटी सिंपल कि वो फोर्स होगी इस स्ट्रिंग के अंदर की टेंशन। क्योंकि टेंशन क्या चाहेगा, टेंशन चाहेगा कि ये ऊपर आए। ठीक है, वो उसको ऊपर खींच नहीं पाएगा, जस्ट टेंडेंसी होगी ताकि जो स्ट्रिंग थोड़ा एक्सटेंड हो गया होगा उस एक्सटेंशन को कम करने के लिए। अब जैसे ये फ्लोर ऊपर तो फिक्स्ड है तो इसको तो ये नीचे ला ही नहीं सकता है। वैसे यहाँ पर जो ब्लॉक एम है, इस एम पर
दो फोर्सेस लग रही हैं, एक ग्रेविटी नीचे और दूसरा टेंशन ऊपर। तो आपको सिंपली अगर पूछता है कि व्हाट इज टेंशन, तो हमें क्या करना है कि इस पर नेट फोर्स बैलेंस करना है। तो फोर्स अलॉन्ग वाई शुड बी जीरो, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस। तो ऊपर की तरफ एक फोर्स है, ऊपर वाली फोर्स को हम पॉजिटिव अगर मान लें तो टेंशन, नीचे की तरफ है एम जी, तो टेंशन माइनस एम जी शुड बी इक्वल टू जीरो। यानी कि सीधा यहाँ से क्या आ गया, टेंशन इक्वल्स टू एम जी। अगर आपको जस्ट मैं रिलेट करके दिखाऊं, एक सिचुएशन होता था जो हम पहले के वीडियोस में हमने सॉल्व किया कि अगर एक ब्लॉक रखा होता था ग्राउंड पे जिसका मास एम होता था, तो आपसे सवाल होता था कि इस ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल फोर्स क्या लग रही है। तो आंसर क्या आता था कि इस ब्लॉक के ऊपर ग्रेविटी नीचे लग रही है, तो ग्रेविटी को बैलेंस करने के लिए नॉर्मल ऊपर लग रहा हो, तो नॉर्मल इज जस्ट इक्वल टू एम जी। तो आप सिंपली देखो कि जो काम कॉन्टैक्ट में रह करके नॉर्मल क्रिएट करता है, वही काम यहाँ पर स्ट्रिंग के केस में टेंशन क्रिएट करता है। यहाँ पर नॉर्मल वेट को बैलेंस कर रहा था, यहाँ पर टेंशन वेट को बैलेंस कर रहा है। इट्स एग्जैक्टली सेम। कुछ चीज़ें आपके सिलेबस के बाहर की हैं, लेकिन जस्ट अगर आपको मैं ऐसा बताऊं कि टेंशन फोर्स का जो और कोर कंसेप्ट है, जो मेन कोर रीज़न है, और जो नॉर्मल फोर्स का है, ये दोनों प्रिसाइसली सेम है। अब हम और भी न्यूमेरिकल्स करेंगे, आपको दिखाई देगा कि जो काम नॉर्मल करता है वही काम टेंशन करता है। इनका जो मेजर नेचर है वो सेम है, बेसिकली बोथ आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है, इस इन्फॉर्मेशन से कोई खास फर्क नहीं पड़ता अभी फिलहाल आपको, चूंकि आपको आपने वो चीज़ें नहीं पढ़ी हैं। बट आप एक चीज़ हमेशा फॉलो करोगे कि इन दोनों में बहुत रिजेंबलेंस होगा। ठीक है, जहाँ पर जो काम नॉर्मल कर रहा होता था जब कॉन्टैक्ट होता था, वही काम यहाँ पर टेंशन करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो अब इस क्वेश्चन में आपके सामने है कि एक स्ट्रिंग है, उसके उसमें अटैच्ड है एक 5 kg का ब्लॉक, और उसके नीचे एक और स्ट्रिंग है जिसमें अटैच्ड है 10 kg का ब्लॉक। अब अगेन एक कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है कि जैसे ही स्ट्रिंग चेंज करती है, यानी कि अगर स्ट्रिंग के बीच में एक ब्लॉक आ गया, तो बेसिकली एक ये स्ट्रिंग एक हो गई, ये स्ट्रिंग कुछ अलग हो गई, दूसरी हो गई। तो जैसे ही स्ट्रिंग चेंज करेगी, हमेशा टेंशन चेंज करेगा। ठीक है, तो हमने पॉइंट लिखा था कि टेंशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द स्ट्रिंग। ठीक है, वो हमेशा वैलिड है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का टेंशन आपका सारा सेम रहना है। बट जैसे ही स्ट्रिंग खत्म हो गई, एक दूसरा ब्लॉक आ गया, फिर यहाँ से आपका टेंशन बदल जाएगा, वो सेम रहेगा टेंशन यहाँ तक। ठीक है, तो हमें दोनों स्ट्रिंग में टेंशन निकालना है, वी हैव टू कैलकुलेट टेंशन इन बोथ द स्ट्रिंग्स। तो पहले वाले स्ट्रिंग में हम टेंशन मान लेंगे T1। ठीक है, दूसरी वाले स्ट्रिंग में हम टेंशन मान लेंगे T2। अब आपके पास अगेन दो ब्लॉक्स हैं, तो इन्हीं दोनों ब्लॉक्स पर हमको एफ अप्लाई करना होता है। जो न्यूटन्स लॉ के लिए एल्गोरिथम हमने सीखा था, सेम वही अप्लाई करना है, एफ अप्लाई करना है। तो लेट स्टार्ट विद लोअर ब्लॉक। तो लोअर ब्लॉक है 10 kg का। लोअर ब्लॉक के ऊपर क्या फोर्सेस काम कर रही हैं, नीचे की तरफ ग्रेविटी काम कर रही है, वो कितनी होगी, वो हो जाएगी 10 g। तो सीधा 100 लिखूँ, दैट इज बेसिकली 10 इंटू जी, 100। जी हम हमेशा 10 ही मानते हैं फिलहाल। और उसके ऊपर फोर्स क्या लग रही है, T2। हमने पॉइंट क्या लिखा है कि टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। तो सिंपली यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि T2 इक्वल्स टू 100 न्यूटन। ठीक है, अब हम 5 kg का सॉल्व करेंगे। ये 5 kg का ब्लॉक जो है, इस पर नीचे की तरफ क्या फोर्स लग रहा है, एक तो लग रहा है 5g यानी कि 50। अब देखिए T1 विल एक्ट अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, तो T1 फोर्स इधर लग रहा है। ठीक है, ऑल्सो ये जो ब्लॉक 5 kg का है उस पर दोनों तरफ से स्ट्रिंग अटैच्ड है, तो दोनों स्ट्रिंग क्या करेगी, इस पर टेंशन लगाएगी। अब दूसरी स्ट्रिंग क्या है, नीचे है। तो जो टेंशन का हमने रूल सीखा था कि टेंशन एक्ट्स अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, वो यहाँ पर भी वैलिड है। तो ये टेंशन किधर काम करेगा, ये टेंशन नीचे काम करेगा T2। आपको दिख रहा है कि ये भी क्या है, ये इक्विलिब्रियम पे है, बस सामने आपको दिख रहा है ये दोनों लटके हुए हैं, इसका मतलब दोनों इक्विलिब्रियम पे हैं, कहीं कोई जा नहीं रहा। तो इस पर भी नेट फोर्स क्या है, जीरो। तो नेट फोर्स जीरो करने के लिए हम क्या करेंगे, हम नेट फोर्स जीरो के लिए ऊपर की तरफ T1 है, तो T1, बाकी नीचे की तरफ है तो उनको माइनस साइन कन्वेंशन मान लेंगे। तो -50, और T2 नीचे है तो -T2 इक्वल्स टू जीरो। हमने पहले ही T2 निकाला हुआ है 100, तो T1 क्या हो जाएगा हमारा, T1 हो जाएगा 50 प्लस 100 यानी कि 150 न्यूटन। ठीक है, सिंपली तो हमको T1 भी सॉल्व हो गया, T2 भी सॉल्व हो गया। ओके, अब अगर एक चीज़ आपने ऑब्जर्व करनी है यहाँ पर चाहिए, ताकि आगे से आपको और जल्दी आंसर दिखाई दे, कि जब ये 5 kg ब्लॉक था, ये 10 kg ब्लॉक था, तो ये दो ब्लॉक्स थे। तो हमने पहले कभी सॉल्व किया इस तरह से कि दोनों ब्लॉक को अगर हम एक सिस्टम मान लें, तो
ये एक ऑब्जेक्ट जैसा भी हम बिहेव कर सकते हैं ना, इसलिए कर सकते हैं बिहेव ये ऑब्जेक्ट जैसा, क्यों? क्योंकि इन दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम है। ठीक है, तो अगर इनको हम एक ही ऑब्जेक्ट मान लें इन दोनों ब्लॉक्स को, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये टेंशन डायरेक्ट T1 कितना हो जाएगा, इन दोनों ब्लॉक का सिस्टम का वेट क्या हो जाएगा नीचे की तरफ, 5 kg प्लस 10 kg यानी कि 15 kg। इसका मतलब कि 15G मतलब 150। तो यहाँ से सीधा क्या दिखाई दे रहा है कि अगर ये सिस्टम जो है, ये ब्लॉक ओवरऑल इक्विलिब्रियम पे है, इसका मतलब T1 क्या होना चाहिए, T1 ठीक 150 के बराबर होना चाहिए। तो आपको एक ही स्टेप में दिखाई दे रहा है। ओके, अब इसका मैं आपको एक दूसरा फॉर्म दिखाता हूँ जो आपको प्रीवियस लेक्चर से याद आएगा, कि अगर एक ब्लॉक ऐसा रखा हुआ था 10 kg, और उसके ऊपर एक और ब्लॉक रखा हुआ था 5 kg, तो हमने क्या सीखा था कि बेस पर नॉर्मल कितना लग रहा होगा, बेस पर नॉर्मल जो लग रहा होगा ऊपर की तरफ, वो लग रहा होगा इन दोनों के वेट के बराबर, जो कि हम इन दोनों को एक सिंगल ऑब्जेक्ट जैसा ट्रीट कर सकते थे। तो वो कितना हो जाता था, वो हो जाता था सीधा 150। जो नॉर्मल होता था दैट वाज 150, यानी कि 150 कैसे आ रहा है, सिंपली 15 × G। तो आप क्या देख रहे हो, ये आपको रिजम्बलेंस दिखाई दे रहा है। तो ये वही रिजम्बलेंस वाली बात है कि जो नॉर्मल का बिहेवियर था वही टेंशन का बिहेवियर है। तो नॉर्मल जब तब लगता था जब कांटेक्ट होता था, लेकिन टेंशन कब लगेगा, जब स्ट्रिंग होगी। बट बिहेवियर दोनों का एग्जैक्टली सेम रहेगा। तो जो मैंने 5 पॉइंट्स लिखा है वही आपको दिमाग में रखने हैं, और नेक्स्ट लेक्चर से हम टेंशन और स्ट्रिंग वाले काफ़ी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। ओके, बाय बाय।